सो आई ओपन माई ये चालू कर लूँ ना माइक्रोफोन वगैरह। ठीक है, ओके, हाँ। हेलो, हाँ बोलिए। बस प्रेजेंटेशन स्टार्ट करना है कि क्या करना है? हेलो, प्रेजेंटेशन स्टार्ट करना है अभी? ओके, कर लूँ ना। मतलब मुझे कुछ दिखेगा, मतलब कोई और बोल रहा है वो कोई कौन है क्या है कुछ दिखेगा नहीं, आई जस्ट हैव टू प्रेजेंट। ठीक है, तो चालू कर लूँ अभी? ओके, ठीक है, ओके, हाँ। Good afternoon, everybody. I will be talking on pediatric bone tumors and its approach. मेरा नाम डॉक्टर पूर्वा कानविंदे है। मैं डिपार्टमेंट ऑफ पीडियाट्रिक हेमाटो ऑन्कोलॉजी में कंसल्टेंट हूँ एट बाईजरबाई वाडिया हॉस्पिटल फॉर चिल्ड्रन। आज हम क्या क्वेश्चंस का आंसर देने वाले हैं कि कॉमन बोन ट्यूमर्स बच्चों में कौन से रहते हैं और वो क्या सिम्टम्स के साथ आते हैं, हम उनको कैसे डायग्नोज करते हैं और उनका ट्रीटमेंट क्या रहता है। तो अपने जो कॉमन बोन ट्यूमर्स रहते हैं बच्चों में, कुछ कैंसर वाले रहते हैं और कुछ कैंसर के बिना रहते हैं। तो हम आज स्पेसिफिकली बात करेंगे कैंसर वाले बोन ट्यूमर्स के बारे में, जिसको हम ऑस्टियोसार्कोमा और इविंग सार्कोमा बोलते हैं। तो बच्चों में जो सबसे कॉमन बोन ट्यूमर रहता है कैंसर वाला, उसको हम ऑस्टियोसार्कोमा बोलते हैं। तो ये हम देखते हैं, जैसे ये बच्चों में जो दिखता है, ये बढ़ते हुए बच्चों में दिखता है। 10 से लेकर 18 साल में सबसे ज़्यादा दिखता है। तो कैसा है कि लड़कियां पहले उनकी हाइट बढ़ती है, जो अपना पीरियड रहता है हाइट सबसे ज़्यादा बढ़ने का, ये पीरियड में ये ऑस्टियोसार्कोमा, ये जो कैंसर होता है वो ये टाइम पे होता है। तो 10 से लेकर लड़कियों में ये ज़्यादा जल्दी आ जाता है क्योंकि उनकी हाइट पहले बढ़ती है और उसके बाद वो लड़कों में होता है। तो 10 से 18 साल इसका कॉमन एज ग्रुप है। इविंग सार्कोमा जो रहता है वो सेकंड कॉमन है और वो सारे एज ग्रुप में दिखता है, सारे बच्चों में दिखता है। एकदम छोटे बच्चों में भी दिख सकता है और 10 से 18 साल के बच्चों में भी दिख सकता है, वो इक्वली कॉमन है उनमें। ये जो बोन ट्यूमर्स जो रहते हैं ये हड्डी में होते हैं। तो हड्डी के भी अलग अलग भाग रहते हैं। तो ये जो बीच वाला भाग है जहाँ सबसे ज़्यादा, जैसे बोला, ग्रोथ होती है, वो भाग में अपना ऑस्टियोसार्कोमा होता है। इसके लिए ये ऑस्टियोसार्कोमा जो रहता है, ये ऐसे बच्चों में होता है जब उनकी ग्रोथ होती है। तो ये ग्रोथ वाले पार्ट में सबसे ज़्यादा होता है। और हीविंग सार्कोमा जो होता है ये हड्डी के जो लॉन्ग लंबा पार्ट है उसमें होता है। तो ऑस्टियोसार्कोमा का मतलब क्या रहता है? ऑस्टियो माने के बोन, हड्डी, और सार्कोमा माने जो कैंसर मांसपेशी में चालू होता है। तो ये ऑस्टियोसार्कोमा में क्या होता है, हड्डी की एक सेल बढ़ने लगती है और फिर वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। कैंसर यानी जो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और वो उधर एक गांठ जैसे फॉर्म करती है। तो ऑस्टियोसार्कोमा किन बच्चों में ज़्यादा दिखाई देता है? जिन बच्चों को पहले कीमोथेरेपी या रेडिएशन मिला है, जिन बच्चों को कोई बीमारी रहती है जिनके वजह से उनको कैंसर की संभावना ज़्यादा रहती है, तो ऐसे बच्चों में ऑस्टियोसार्कोमा ज़्यादा दिखता है। तो ऑस्टियोसार्कोमा बॉडी में कहाँ दिखता है, बॉडी के कौन से हड्डियों में दिखता है? अपने बॉडी में 206 हड्डियाँ हैं। तो हर हड्डी में तो वो बन सकता है, पर ज़्यादा करके लंबे हड्डियों में दिखता है। लंबे यानी जो अपने हाथ पैर ये वाली जो हड्डियाँ रखती है उनमें रहता है। तो ज़्यादा करके ऑस्टियोसार्कोमा अपने घुटने के आसपास की जो हड्डियाँ रहती है, जो अपनी मांडी की हड्डी रहती है
या जो पैर की हड्डी रहती है और घुटने के पास आती है उसमें ज़्यादा रहता है, या कंधे के आसपास जो हड्डी रहती है उसमें रहता है। ये जो हड्डियां हैं इनमें क्यों होता है वापस, क्योंकि ये हड्डियां जो है वो सबसे ज़्यादा इस समय बढ़ती है, तो इसके लिए ऑस्टियोसार्कोमा इन हड्डियों में ज़्यादा दिखता है। तो ऑस्टियोसार्कोमा भी, कोई भी जो कैंसर रहता है वो स्प्रेड हो सकता है। तो वो स्प्रेड कहाँ होता है? ऑस्टियोसार्कोमा फेफड़ों में सबसे ज़्यादा स्प्रेड हो सकता है, या बॉडी की दूसरी हड्डियों में भी वो स्प्रेड हो सकता है। दूसरा अपना जो कैंसर है इविंग सार्कोमा, वो भी हड्डियों, कौन सी भी हड्डी में चालू हो सकता है, तो पर वो हड्डी के साथ साथ मांसपेशी में भी चालू हो सकता है। अराउंड 85% हड्डियों में होता है और 15% मांसपेशी में रहता है। उसमें से भी 26% अपनी जो हिप की हड्डियां रहती है वो वाले में होता है, बाकी मांडी की हड्डियों में रहता है या छाती की हड्डियों में ये हो सकता है। तो जिस साइट पे अपना कैंसर हुआ है उससे भी अपने को आइडिया मिलती है कि कैंसर कौन से शरीर के कौन से भाग में हो रहा है, और उससे आइडिया मिल सकती है कि कौन सा कैंसर है। जैसे ऑस्टियोसार्कोमा भी स्प्रेड हो सकता है, वैसे इविंग सार्कोमा भी स्प्रेड हो सकता है। तो वो फेफड़ों में जा सकता है, दूसरी हड्डियों में जा सकता है, या बोन मैरो यानी जो अपनी बोन, जहाँ अपने ब्लड प्लेटलेट वगैरह बनते हैं, जो फैक्ट्री रहती है, उधर भी ये हो सकता है स्प्रेड। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। तो हमने देखा कि कॉमन बोन कैंसर कौन सा है बच्चों में, तो इविंग्स और ऑस्टियो। तो अभी अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि समझेगा कैसे कि बच्चे को कैंसर हो गया है। तो सबसे जो कॉमन सिम्टम रहता है वो रहता है दर्द। तो जैसे बच्चे की उम्र बढ़ती है, जैसे वो बढ़ते हुए उम्र में रहते हैं, तो उनको कभी कभी दर्द भी होता है। तो वो बोलते हैं कि बच्चा बढ़ रहा है इसके लिए दर्द है, पर वो दर्द और कैंसर का दर्द ये बहुत अलग अलग रहता है। तो कैंसर का दर्द कैसे रहता है कि वो हमेशा वो एक ही जगह पे, मतलब अगर घुटने के हड्डी में कैंसर है तो वो हमेशा उसी जगह पे दर्द होगा। बच्चे को चलने में तकलीफ होगा। वो बच्चा जो हमेशा अच्छे से सो सकता है वो रात में सो नहीं पाएगा, वो जगता रहेगा क्योंकि उसको दर्द हो रहा है। बच्चा जो खेल सकता है, कूद सकता है, उसमें भी उसको तकलीफ होगी। और ये जो दर्द होता है वो थोड़ी दवाई खाने, अपना आइबुप्रोफेन खा लिया, क्रोसिन खा लिया, तो थोड़े टाइम के लिए ठीक रहेगा, पर वापस बाद में दर्द उसका शुरू हो जाएगा। तो ऐसा दर्द जो रहता है ये कैंसर का काफ़ी कॉमन दर्द रहता है, जो बच्चे को अपनी नॉर्मल ज़िंदगी जीने से रोकता है, या उसको रात में वो जगता है दर्द के वजह से। तो वो दर्द है, ऐसा दर्द है कि वो कैंसर का दर्द हो सकता है। फिर जोड़ों में सूजन आना, या जोड़ों में, या जोड़ों के मतलब हड्डियों में सूजन आना। हाथ लगाओ हड्डी को तो वो उधर ऐसे कुछ मांस जैसे लगेगा, तो ऐसा हो सकता है। कभी कभी कुछ गिरा भी नहीं हो बच्चा, पर उसको फ्रैक्चर हो जाता है। जब हड्डी टूटती है किसी कारण बिना, तो वो भी एक कैंसर की निशानी रहती है। अभी जो बच्चा पूरी तरह से हाथ या पैर हिला सकता है, अगर वो बराबर से हिला ना पाए तो वो भी कैंसर का एक भाग रहता है। तो अगर बच्चे को चलने में तकलीफ हो रही है, वो लड़खड़ा के चल रहा है, तो वो भी कैंसर के वजह से हो सकता है। दूसरी चीज़ें जो हो सकती है, जैसे बुखार आना, या बहुत 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 ऐसे ताकत ही नहीं है लगना, वजन कम होना, व खाने की इच्छा कम होना, ये भी अपने बोन ट्यूमर का भाग हो सकते हैं। ये ज़्यादा करके इविंग सार्कोमा में दिखते हैं। ये जो सारी निशानियां हैं, भूख न लगना, नींद ज़्यादा आना, खाने की इच्छा न होना, वजन कम होना, ये ज़्यादा करके अपने इविंग सार्कोमा में दिखते हैं। तो दूसरा हो सकता है कि कभी कभी ऐसे ही कोई दर्द ना हो, ज़्यादा कुछ ना हो, पर कुछ ऐसे लगे, डॉक्टर के पास गए चेकअप के लिए, और कभी कभी वो कबाड़ ऐसे दिखता है कि सूजन आ गया है। कभी होता है कि ज़्यादा कुछ तकलीफ नहीं हो रही है, पर गिरने को हो जाए, और गिरने के बाद समझ में आ जाए कि कैंसर है। तो ये गिरना भी कैंसर का एक पार्ट रह सकता है। जैसे हड्डी टूट गई है, उसके वजह से गिरता है, पर तभी पता चल सकता है कि बच्चे को बोन ट्यूमर भी था। तो अभी हमने देखा कि बोन ट्यूमर हमको कब लगता है, जो दर्द जो बच्चे को अपनी नॉर्मल एक्टिविटीज़ से रोकता है। फिर जो दर्द के वजह से बच्चा रात को सो नहीं पाता है, उसको सूजन आता है,
या जोड़ों में दर्द रहता है, अपना चलने में तकलीफ होता है, या हड्डी टूट जाती है ज़्यादा कुछ किए बिना, फ्रैक्चर होना मतलब मार लगे बिना, तो ये सारी निशानियां हैं जिसमें अपने को पता चलेगा, सिम्टम्स से जिसके अपने को पता चलेगा कि बच्चे को कैंसर है। तो अगला भाग क्या रहेगा? फिजिकल एग्जाम। अगर हाथ लगाए वो जोड़ों को तो वो कोई मांस लगे। तो अभी अपने को देखना है कि ये सारी चीज़ों में एक बार लगता है कि कैंसर की शक्यता है, जो अपने उसके साइंस और सिम्टम्स है जिससे पता चले कि कैंसर की शक्यता है, तो अभी अपने को जानना है कि ये कैंसर को कैसे हम डायग्नोस करें। तो वो डायग्नोसिस के लिए एक्सरे करते हैं। एक्सरे जो रहता है उसमें से हड्डियों का हम एक्सरे करके देख लेते हैं कि हड्डी कैसे है, किधर क्या सूजन जैसे कहाँ लग रहा है, कौन से भाग में सूजन लग रहा है, कहीं फ्रैक्चर वगैरह तो नहीं है। ये हड्डी का एक्सरे करना बहुत ज़रूरी रहता है क्योंकि ये हड्डी का एक्सरे आगे अपनो ट्रीटमेंट में भी मदद करता है। और फिर दूसरा रहता है सीटी स्कैन और एमआरआई। ये भी स्कैन के अलग अलग तरीके हैं, तो जिससे अपने को और जानकारी मिलती है कि कैंसर बोन में कहाँ कहाँ फैला हुआ है, कैसे फैला है, जो हड्डी के आसपास की मांसपेशी है और रक्त की नलिकाएं है, वो सारी कैसे है, उधर कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, कैंसर उधर तो जाके अटक नहीं गया है। क्योंकि ये सारी चीज़ों से अपने को पता चलता है कि बीमारी कितनी फैली हुई है एक जगह पे जो हड्डी के आसपास है। वो ये भी अपने को मदद करती है डिसाइड करने में कि बायोप्सी यानी एक टुकड़ा निकाल के अपने को देखना रहता है कि कौन सा कैंसर है बोन ट्यूमर में भी। तो बायोप्सी अपने को डायग्नोसिस का कंफर्मेशन करके बताती है। तो ये हम सीटी और एमआरआई से अपने को जब पता चलता है कि कहाँ कैसे कैंसर फैला हुआ है, उस हिसाब से जो हड्डी के डॉक्टर है, जो बोन ट्यूमर में स्पेशलिस्ट है और जो आगे जाके सर्जरी करे, यही स्पेसिफिकली बायोप्सी करे तो अच्छा रहता है। क्योंकि उनको पता है कि बोन ट्यूमर में किस चीज़ को छेड़ना नहीं चाहिए या किस चीज़ को हाथ नहीं लगाना चाहिए, और वो सर्जरी करेंगे तो उनके हिसाब से वो बराबर जगह से सर्जरी बायोप्सी होना चाहिए। तो ऐसी बायोप्सी से अपने को पता चलता है कि कौन सा कैंसर है। एक बार ये मांस का टुकड़ा निकाला तो वो जो पैथोलॉजिस्ट है, मतलब जो ये एग्जामिन करता है, जो डॉक्टर ये करता है, वो इस चीज़ में ट्रेंड हो तो अपने को रिपोर्ट ज़्यादा अच्छे से मिलता है। क्योंकि दोनों की ट्रीटमेंट, हालांकि दोनों बोन ट्यूमर है, ऑस्टियोसार्कोमा और इविंग सार्कोमा, पर दोनों का ट्रीटमेंट में कुछ तो फ़र्क है, जो दवाई देते हैं उसमें फ़र्क है। तो अपने को जानना बहुत ज़रूरी है कि ये कौन सा ट्यूमर है। तो बायोप्सी से अपने को फाइनल डायग्नोसिस मिलता है। जो उसको तकलीफ हो रहा है, एक्सरे किया है, सीटी स्कैन किया है, इससे अपने को आइडिया आता है कि ये बोन ट्यूमर है, पर फाइनल जो डायग्नोसिस है, फाइनल कंफर्मेशन है, ये बायोप्सी से होता है। तो एक बार अपना कंफर्मेशन हो गया कि ये बोन ट्यूमर है और कौन से प्रकार का है, नेक्स्ट स्टेप रहता है देखना कि बोन ट्यूमर कहाँ स्प्रेड हुआ है। तो उसके लिए एक बोन स्कैन नाम का एक स्कैन करते हैं। ये मशीन में डाल के एक डाई डालते हैं, रेडिएशन वाला डाई डालते हैं देखने के लिए। तो इससे क्या पता चलता है बोन स्कैन से कि ये बॉडी में कितना फैला है। तो बोन स्कैन बोले तो बोन, तो अपने को सिर्फ हड्डी में कहाँ कहाँ फैला है ये वही पता चलता है। तो उसके आगे की नेक्स्ट स्टेप रहती है पेट स्कैन करना। पेट स्कैन भी वही एक प्रकार का स्कैन है, पर जैसे बोन स्कैन से अपने को पता चलता है कि सिर्फ हड्डी का पता चलता है, इसमें अपने को पता चलता है कि ये बोन ट्यूमर फेफड़ों में तो नहीं फैला है, हड्डी का भी और जानकारी मिलता है, और बोन मैरो जैसे बोला जो फैक्ट्री है अपनी ब्लड बनाने की, उसमें भी स्प्रेड हुआ है कि नहीं बताता है। जैसे अपनी पहली बात हुई थी, इविंग सार्कोमा बोन मैरो में भी फैलता है, तो ये हम बोन मैरो बायोप्सी करके ये कंफर्म करते हैं। तो ये सब अपना जानना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि ये करने से अपने को अभी डायग्नोसिस कंफर्म हो गया और कितना फैला है ये कंफर्म हो गया। तो ये सब जानना ज़रूरी है क्योंकि इससे अपने को पता चलता है कि ट्रीटमेंट का कैसा रिस्पॉन्स आएगा। तो चांस ऑफ रिकवरी, ये अपने को ये सारी मतलब एक बार डायग्नोसिस कंफर्म हो जाए तो इससे अपने को चांस ऑफ रिकवरी समझता है। तो ट्रीटमेंट चालू होने से पहले कौन से बच्चों का चांस ऑफ रिकवरी बहुत ही ज़्यादा है? तो जो हड्डी में एक ही जगह पे है, जो स्प्रेड नहीं हुआ है,
मतलब एक ही जगह पे सिर्फ हड्डी का ट्यूमर हड्डी में ही है और वो एक ही हड्डी में है, तो वो बहुत अच्छा रहता है। अगर बच्चे का तंदुरुस्त है बच्चा, वो अच्छी क्षमता है, क्योंकि ये कैसा है कि सिर्फ एक जगह पे रहने के साथ साथ अगर बच्चे की तंदुरुस्ती अच्छी रहती है तो वो सहन भी अच्छे से कर पाता है। तो जगह कैंसर एक ही जगह पे रहना और बच्चे का पोषण अच्छा रहना, ये हमारा बहुत अच्छा एक ये देता है कि ये बच्चा अच्छा सहन कर पा जाएगा और अच्छी उसकी रिकवरी है। ट्रीटमेंट के दौरान क्या ज़रूरी है देखना कि ट्रीटमेंट के दौरान कितना कैंसर कम होता है कीमोथेरेपी से, कितना सर्जरी से निकाल सकते हैं, और कैंसर कभी पहली बार आता है तो वो अच्छा होने का चांस बहुत अच्छा रहता है, जैसे वो वापस आता है वो चांस कम हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें हम देखते हैं देखने के लिए कि बच्चे का ट्रीटमेंट को रिस्पॉन्स कैसा आएगा। तो ट्रीटमेंट के लिए क्या लगता है एक बोन ट्यूमर में, जिसको मेलिग्नेंट बोन ट्यूमर है, कैंसर है बोन का, हड्डी का, तो इसके लिए एक टीम का काम करना बहुत ज़रूरी है। एक अकेला आदमी ये ट्रीटमेंट नहीं कर सकता है। तो कौन कौन रहता है ये टीम में? पीडियाट्रिक ऑन्कोलॉजिस्ट, मतलब जैसे मैं या हमारी टीम में से जो हम बच्चों के कैंसर के ट्रीटमेंट में हम तज्ञ हैं, क्योंकि बच्चा एक छोटा अडल्ट नहीं है, वो एक अपना अलग हिस्सा है। तो बच्चे को बच्चे के डॉक्टर ट्रीट करे, बच्चे के जो कैंसर के स्पेशलिस्ट है ट्रीट करे, तो वो बच्चे का बराबर से ध्यान रख पाते हैं, क्योंकि बच्चे के डोज वगैरह भी अलग रहते हैं कीमोथेरेपी के। तो बच्चे का जो कैंसर स्पेशलिस्ट है वो बच्चे को ट्रीट करना बहुत ज़रूरी है। हड्डी के डॉक्टर, जो हड्डी के डॉक्टर बोन ट्यूमर ट्रीट करने में तज्ञ है, जिनको एक्सपीरियंस है, वैसे होना चाहिए, क्योंकि अपना है कि बच्चा है, उसकी पूरी ज़िंदगी है आगे, तो अपने को उसका जितना हम उसको अच्छा ट्रीटमेंट दे सके, जितनी हम उसकी हड्डी बचा सके, तो वो उसके लिए अच्छा है। डायग्नोसिस के लिए जो पैथोलॉजिस्ट जो कैंसर में तज्ञ हैं वो देखें, रेडिएशन के स्पेशलिस्ट डॉक्टर। फिर हड्डी का ट्यूमर रहता है तो उनको आप जैसे देख रहे हो, चलने में तकलीफ होता है, फ्रैक्चर हो सकता है, तो जो उनको ट्रीटमेंट के दौरान या ट्रीटमेंट के बाद उनके हाथ पैर, जो पैर में कैंसर हुआ है या हाथ में कैंसर हुआ है, वो ट्रीट करने में पूरी मदद करे, ऐसा कोई स्पेशलिस्ट चाहिए, रिहैबिलिटेशन स्पेशलिस्ट जब इनको बोलते हैं। फिर पेरेंट सपोर्ट ग्रुप, तो पेरेंट सपोर्ट ग्रुप यानी क्या रहता है, जो बच्चों के, जिन बच्चों को पहले कैंसर हो चुका है, ट्रीटमेंट हो चुका है उनका और अब वो ठीक है, ऐसे पेरेंट्स कभी कभी एक सपोर्ट ग्रुप फॉर्म करते हैं, ताकि जो नए बच्चे हैं जिनको कैंसर होता है उनको वो मदद कर सके। सोशल वर्कर, हर एक के पास, मतलब हर एक को वो कैपेसिटी नहीं रहती है वो ट्रीटमेंट करवाने की, तो सोशल वर्कर उनको फाइनेंशियल हेल्प करता है। और साइकोलॉजिस्ट, साइकोलॉजिस्ट ना कि सिर्फ बच्चे के लिए, उनके पेरेंट्स के लिए भी, क्योंकि बच्चे को अगर कैंसर होता है या किसी को घर में कैंसर होता है तो वो पूरी फैमिली को अफेक्ट करता है। तो एक साइकोलॉजिस्ट की बहुत ज़रूरी रहती है टीम में कि ये सारा अच्छे से ध्यान रख सके, उनको सपोर्ट कर सके। आप जस्ट इमेजिन कीजिए, अगर आप पूरी तरह से खुद का ख्याल नहीं रख पाते हैं तो अपने को कितना डिप्रेशन हो सकता है। इसके लिए साइकोलॉजिस्ट का और पेरेंट सपोर्ट ग्रुप का बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है। जितना इम्पोर्टेंस कीमोथेरेपी मतलब पीडियाट्रिक ऑन्कोलॉजिस्ट और सर्जन का जितना इम्पोर्टेंस है, उतना ही इम्पोर्टेंस साइकोलॉजिस्ट और पेरेंट सपोर्ट ग्रुप का है। तो ये एक टीम एफर्ट रहता है, बच्चे का कैंसर ट्रीट करना एक टीम एफर्ट है। तो ट्रीटमेंट क्या क्या रहेगा, कीमोथेरेपी, रेडिएशन और सर्जरी। तो हम हर चीज़ के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे कि कैसे क्या रहता है। तो कीमोथेरेपी माने क्या रहती है, ये दवाइयाँ रहती है जिससे कैंसर सेल्स को मार दिया जाता है ताकि वो बढ़े ना और वो और स्प्रेड ना हो, तो ये दवाई रहती है। तो ये दवाई दवाई देने से पहले अपने को बच्चे की क्षमता देखनी रहती है कि ये कीमोथेरेपी सहन कर पाएगा कि नहीं। तो बच्चे का ब्लड टेस्ट होता है देखने के लिए उसका खून कैसे बन रहा है, उसका रेड सेल यानी कि हीमोग्लोबिन कैसा है, उसकी सफ़ेद पेशी यानी प्लेटलेट कैसा है, उसका WBC मतलब उसका जो उसकी जो शक्ति रहती है, इम्यूनिटी रहती है, वो कैसी रहती है, वो चेक करते हैं।
कीमोथेरेपी रहती है वो सीधी सादी कोई दवाई नहीं रहती है, उसके भी साइड इफ़ेक्ट्स रहते हैं। तो अपने को इसके लिए सब अपने बॉडी के ऑर्गन्स का ध्यान रखना पड़ता है। कीमो से पहले, हर कीमोथेरेपी के साइकिल से पहले लिवर का चेकअप करते हैं, किडनी का चेकअप करते हैं, हार्ट तंदुरुस्त है कि नहीं देखते हैं, और जो अपने हियरिंग रहते हैं, कान का चेकअप करते हैं। सो ये सारी चीज़ें देखने के लिए करते हैं कि बच्चा फिट है क्या कीमो देने के लिए, कीमो लेने के लिए। इसके लिए जिसका पोषण अच्छा हो, ऐसे बच्चे कीमोथेरेपी बहुत अच्छे से सहन कर पाते हैं। तो कीमोथेरेपी सर्जरी से पहले और सर्जरी के बाद दोनों टाइम दिया जाता है। जो क्यों दिया जाता है सर्जरी के पहले? क्योंकि ये जो ट्यूमर का साइज़ है वो कम करता है, उसका जो खून का सप्लाई है वो कम करता है। इससे कैसे होता है, सर्जरी इजी हो जाती है, और अपने को पैर जितना हम बचा सके उतना हम पैर बचाने की कोशिश करते हैं। तो इसके लिए ये कीमोथेरेपी बहुत ज़रूरी रहती है। तो टोटल ड्यूरेशन दोनों अपने जो बोन ट्यूमर्स कॉमन है उनमें 6 से 8 महीने का ये कीमोथेरेपी का साइकिल रहता है। तो कीमोथेरेपी हमारे हॉस्पिटल में, या जो बच्चों के बोन ट्यूमर को ट्रीट करते हैं, हम स्पेसिफिकली उनको एक स्पेशल लाइन से देते हैं। तो ये इनको हम बोलते हैं पिक लाइन या पोर्ट। तो ये पिक लाइन बच्चे के हाथ में डाला जाता है और वो कम से कम 6 महीना रहता है। तो इससे कैसे होता है कि बच्चे को वापस सुई डालने की तकलीफ नहीं होती है, उससे दर्द का उसको कम ये रहता है, कम तकलीफ रहता है, और कीमो भी बराबर से 24 घंटा अच्छे से जा सकती है, उसके कुछ बाहर आने के चांसेस नहीं रहते। और एक बार ये डाल दिया तो 6 महीना रह गया। तो ये बच्चों के लिए बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि बच्चे को फिर वापस आने का, सुई लगाने का ये तकलीफ नहीं रहता है, क्योंकि अपने को बच्चा है उसकी कैसे तकलीफ कम कर सकते हैं वो अपने को देखना है। तो जैसे बोला, कीमो काम तो बहुत अच्छा करता है, पर कीमो के भी कुछ परिणाम रहते हैं, क्योंकि ये कोई सादी छोटी मोटी दवाइयाँ नहीं हैं। ये दवाइयाँ तो कैंसर के मारने की दवाइयाँ हैं। तो उससे क्या प्रॉब्लम हो सकता है? बाल जाना। पर बाल जाना ये टेम्परेरी चीज़ है, जैसे ही कीमोथेरेपी बंद हो जाता है बाल वापस आ जाते हैं। उल्टी होना या खाने की इच्छा कम होना, ऐसे भी हो सकता है, पर ये सारा टेम्परेरी है। जब तक कीमोथेरेपी चलेगा ये सारी चीज़ें रहती है। जैसे कीमो ख़त्म हो जाता है ये चीज़ें खुद से खुद कम हो जाती है। दूसरा रहता है कि कभी कभी जैसे बोला कि ब्लड चढ़ाने की ज़रूरत पड़ सकती है या प्लेटलेट चढ़ाने की ज़रूरत पड़ सकती है। कुछ बच्चों को इन्फेक्शन हो सकता है, क्योंकि कैसे रोग प्रतिकारक शक्ति कम हो जाती है। तो बच्चे को बहुत ख्याल रखना पड़ता है, उसके खाने पीने पे ख्याल रखना पड़ता है, उसके पोषण का ख्याल रखना पड़ता है, उसके साफ़ सफाई का ध्यान रखना पड़ता है। तो ये चीज़ें कीमोथेरेपी के दौरान हो सकती है। मुंह में भी कभी कभार छाले आ सकते हैं, तो ये इसके लिए अच्छे से मुंह साफ रखना। फिर उसके बाद कोल्ड चीज़ें खाना, मतलब लस्सी। बच्चों को आइसक्रीम बोलो तो बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं, मुंह में छाले आते हैं उस समय इनको वो बहुत मदद करता है। तो ये हुआ अपना कीमोथेरेपी। दूसरा सबसे बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है सर्जरी करना। तो सर्जरी में जैसे मैंने बोला कि बच्चे हैं उनकी पूरी ज़िंदगी आगे है, तो सर्जरी के भी बहुत सारे प्रकार हैं। तो हमारा एम रहता है कि जितना हो सके बच्चे के पैर को बचाए या हाथ को बचाए। जान सबसे इम्पॉर्टेंट है, पर जान के साथ साथ हम ये भी ख्याल रखते हैं कि बच्चे का पैर या हाथ कैसे बचाया जाए जिसमें कैंसर हुआ है। इसके लिए जो डॉक्टर इसमें तज्ञ हैं अपने बोन ट्यूमर के ट्रीटमेंट में, वो इसमें बहुत मदद करते हैं। प्रोस्थेसिस तो ऐसे कुछ नहीं जो अपना विंटर सोल्जर रहता है एवेंजर्स वाला, ऐसा वाला हाथ नहीं लगाते हैं, या ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो ये जो ये रहता है ये प्रोस्थेसिस बोलते हैं इसको। तो ये प्रोस्थेसिस जो रहता है ये बच्चे को चलने में मदद करता है। कुछ जो प्रोस्थेसिस रहते हैं वो बच्चे के साथ ही बढ़ते हैं, कुछ बच्चों में ये प्रोस्थेसिस के साथ वापस सर्जरी करना पड़ता है। पर इससे कैसे पूरा पैर नहीं जाता है। ये हमारा एक बच्चा था, नाम है उसका अमन, वो आया था यूपी से। उसको काफ़ी जब तक आया तब तक उसका पैर बहुत ही ख़राब कंडीशन में था। उसका सर्जरी किया, पर उसका सर्जरी के बाद भी उसका हमने जितना पैर बचा सके वो पैर बचाया। उसके ऊपर मांडी का उसको ये हुआ था, तो उसका नीचे आप देख रहे हैं ये प्रोस्थेसिस लगाया है। तो ये प्रोस्थेसिस के साथ बच्चा चलता है, उसकी स्कूल कुछ
1 किलोमीटर दूर थी, तो वो स्कूल भी जा पाता है ये चीज़ से। तो जो अगर तज्ञ इसकी ट्रीटमेंट करें तो बच्चे के पैर को भी बचाया जा सकता है और उनको अच्छी ज़िंदगी दी जा सकती है। दूसरी तरह की सर्जरी रहती है कि जब जब घुटने के यहाँ या घुटने के ऊपर कैंसर है, तो उसका जो एंकल रहता है तो वो उसका नी जॉइंट बन जाता है, वो उसका घुटना बन जाता है। ऐसे बच्चे हम तुम की तरह नाच सकते हैं, स्किपिंग कर सकते हैं, दौड़ सकते हैं, तो वो एकदम नॉर्मल ज़िंदगी जी सकते हैं। तो इसके नीचे उनको प्रोस्थेसिस लगाया जाता है और ये जो उसका एंकल का जो पार्ट है वो घुटने की तरह बिहेव करता है। तो अगर ये दोनों चीज़ नहीं पॉसिबल रहती तो एम्प्यूटेशन यानी पैर काटने का सर्जरी करते हैं। तो हर डॉक्टर की यही इच्छा रहती है, जब हम उसका ट्रीटमेंट करते हैं तो हमारी पूरी टीम की ये इच्छा रहती है कि जितना हो सके उसका बच्चे का पैर बचाया जा सके। तो दूसरी सर्जरी और किसकी रह सकती है? जैसे मैंने बोला कि फेफड़े में अगर कैंसर फैला हुआ है, तो कुछ बच्चों में अगर कीमोथेरेपी के बाद भी अगर वो फैला हुआ है तो वो चीज़ में सर्जरी से उसका वो फेफड़े का भी ट्यूमर निकाल सकते हैं। तो आगे जाके रहता है रेडिएशन। ये रेडिएशन यानी रेडियोथेरेपी। तो ये क्या रहता है? ये लाइट देकर, तो ये लाइट कहाँ लगाते हैं? लाइट हम लगाते हैं हड्डी। अगर सर्जरी पॉसिबल नहीं है या कभी ट्यूमर बहुत ही बड़ा है, मतलब सर्जरी किया है पर ट्यूमर बहुत बड़ा था या अच्छे से सर्जरी नहीं हो पाती है, तो इस चीज़ में हम लाइट देकर ये कैंसर के सेल्स को मारते हैं। ये ईविंग सार्कोमा में कभी कभी जब फेफड़े में भी फैला हुआ रहता है तो ये चीज़ में भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं, रेडिएशन का। तो ये रेडिएशन ईविंग सार्कोमा में यूज़ किया जाता है। तो अभी एक बार कैंसर हुआ, वो कौन सा भी हो, बोन ट्यूमर हो, वो बहुत कठिन रहता है। वो समय बच्चों के लिए या उनके माता पिता के लिए बहुत कठिन रहता है। पहले आता है मैं ही क्यों, फिर आता है अब क्या होगा, कैसे होगा, इतना कैसे सहा जा सकता है, बहुत डर रहता है। तो इस दौरान बहुत ज़रूरी है ये बच्चों को सपोर्ट करना। आपके कोई पहचान में हो तो आपको भी ध्यान देना है कि उनको मदद देनी चाहिए, उनको मदद देने के लिए भी मदद लेने के लिए साइकोलॉजिस्ट से। तो मतलब अगर मदद लेते हैं साइकोलॉजिस्ट से तो उससे मतलब कोई दिमाग को प्रॉब्लम नहीं है, सपोर्ट की ज़रूरत रहती है। तो अभी आपका कोई भी पहचान का हो जिसको कोई भी प्रकार का कैंसर हो, उनको हमेशा अपने को सपोर्ट करना है, क्योंकि कैंसर होना कोई छोटी मोटी बात नहीं रहती है। ट्रीटमेंट जैसे मैंने बोला 6-8 महीने का रहता है, पर अगर टाइम पे उसको डायग्नोस किया जाए तो बच्चा पूरी तरह से अच्छा हो जाता है। तो एक बार अपनी ट्रीटमेंट ख़त्म हो गई तो उनको ट्रीटमेंट के बाद वापस आना ज़रूरी है क्या? तो वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अपने को देखना है कि कीमोथेरेपी हुआ है तो उसके कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं है, सर्जरी हुई है तो सर्जरी के साथ जैसे मैंने बोला कुछ प्रोस्थेसिस रहते हैं वो बच्चे के बढ़ती उम्र के साथ बढ़ते हैं, पर कुछ जो रहते हैं उनको वापस सर्जरी लगती है। तो ऐसे बच्चों को वापस अपने को देखना पड़ता है। तो फॉलोअप बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फॉलोअप में ही अपने को बराबर से अब सब कुछ पता चलता है। ये जो कैंसर के बात है ये दूसरी ज़िंदगी है, तो ये दूसरी ज़िंदगी अच्छे से अच्छी हो इस चीज़ के लिए फॉलोअप ज़रूरी है। जैसे मैंने बोला हार्ट का चेकअप हम ट्रीटमेंट से पहले करते हैं और बाद में भी करते हैं, क्योंकि कीमोथेरेपी रेडिएशन इसके वजह से अपने को हार्ट के लिए भी उसका हार्ट का सोनोग्राफी करना, जिसको 2D एको बोलते हैं, या ECG करना ज़रूरी रहता है। जो फेफड़े को अगर कैंसर का रेडिएशन मिला है तो ऐसा बहुत ज़रूरी रहता है। इन बच्चों को लाइफस्टाइल हमेशा हेल्दी रहनी रहती है, स्मोकिंग नहीं करना है, फिज़िकल एक्टिविटी अच्छे से बनाए रखना है, किडनी का मॉनिटरिंग करना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ों का ध्यान रखने के लिए ये OPD में आना बहुत ज़रूरी है। एक बार ट्रीटमेंट हो जाती है तो ट्रीटमेंट के दौरान बच्चे स्कूल तो नहीं जा पाते हैं, तो एक बार ट्रीटमेंट होने के बाद स्कूल जाना या अपने रूटीन में वापस आना ये बहुत डिफ़िकल्ट रहता है। जस्ट इमेजिन 6 मंथ्स, अभी कोविड में हम बाहर नहीं जाते थे, ठीक है, और अगर एकदम से किधर बाहर जाना पड़े अभी किसी शादी में तो अपने को एकदम से डर लगता है। तो ये बच्चे 6 महीने का ट्रीटमेंट लेकर जा रहे हो। कुछ बच्चे एकदम ईजिली अडेप्ट हो जाते हैं, पर कुछ बच्चों को टाइम लगता है, उनको डर रहता है, स्पेशली बोन ट्यूमर में
कुछ कुछ बच्चों का पैर चला जाता है, पैर निकालना पड़ता है, या उनको वो प्रोस्थेसिस जो बोला था वो लगाना पड़ता है। तो उनसे उनको डर लगता है कि बाकी मुझे बच्चे क्या बोलेंगे, कि कैसे रहेगा, ये देखकर मेरे पैर को क्या बोलेंगे, उनको डर लगता है, उनको बहुत परेशानी रहती है। तो ये अपने को, मतलब अपने कोई पहचान का रहे, या अपने बच्चों के या स्कूल में कोई ऐसे रहे, तो अपने को उनको हमेशा हौसला देना है कि पॉजिटिव रहना है, कि ये स्टिग्मा है, तो उनको उस चीज़ के वजह से उनमें और अपने में कोई फ़र्क नहीं करना चाहिए। चाइल्डहुड के जो कैंसर है वो सर्वाइवर्स है, वो हीरो है, ठीक है। तो उनको हमेशा लिविंग प्रूफ की तरह देखना चाहिए कि चाइल्डहुड कैंसर क्योरेबल है, ये बहुत ज़रूरी है। तो ये न्यू नॉर्मल है, तो उनके लिए अवेयरनेस अपने में या साधारण सारे जो आसपास के लोगों में अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ताकि भला ही उनको कैंसर की ट्रीटमेंट मिली हो, सर्जरी हुई हो, पर वो अपने में से ही एक है। एक बार कैंसर हुआ है तो वो कोई स्टिग्मा की चीज़ नहीं है, उनको अपने में अपने को वापस लेना है। पेरेंट्स को भी ज़्यादा ओवर प्रोटेक्टिव नहीं रहना है। बच्चे अगर छोटे रहते तो उनको समझता नहीं है कि कैंसर हुआ है, तो उनको भी ओपन रहना चाहिए कॉन्वर्सेशन के लिए। बच्चों को डर नहीं रहना चाहिए पेरेंट्स से कुछ भी पूछने के लिए अपने कैंसर के ट्रीटमेंट के बारे में। कुछ बच्चे बहुत छोटे रहते हैं, 5-6 साल के रहते हैं, तो उनको वो सारी चीज़ें याद नहीं रहती है। पर पेरेंट्स को भी ध्यान रखना है ये चीज़ का कि उनको हमेशा उनको डायग्नोसिस बताने में काउंसलर्स या डॉक्टर्स की मदद लेनी चाहिए। तो हमारा मैसेज क्या है ये चीज़ में, कि ऑस्टियोसार्कोमा कॉमन बोन ट्यूमर है चिल्ड्रन में, फॉलोड बाय इविंग्स। ये बच्चे, मतलब ये जो बढ़ते हुए बच्चे हैं, उनमें ये ग्रोइंग पेन्स की तरह भी आ सकता है। पर जो भी दर्द बच्चे को अपनी रूटीन एक्टिविटी, खेलने से, स्कूल जाने से, या रात को अच्छी नींद लगने में से तकलीफ देता है, ऐसा कोई ये नॉर्मल ग्रोइंग पेन नहीं है। इसके लिए स्पेशलिस्ट को मिलना बहुत ज़रूरी है। जितना जल्दी डायग्नोसिस होता है उतना अच्छा सर्वाइवल रहता है, जितनी ट्रीटमेंट की इंटेंसिटी भी कम रहती है। तो जल्दी डायग्नोसिस होगा तो अच्छा सर्वाइवल होगा। टीम, मैंने जैसे बोला कि जो बच्चों के डॉक्टर, जो कैंसर के स्पेशलिस्ट डॉक्टर है, ऑर्थोपेडिक सर्जन जो बच्चे के कैंसर के ट्रीटमेंट में स्पेशलिस्ट है, ये सारे डॉक्टर्स का साथ में रहना। जैसे बोला पेरेंट सपोर्ट ग्रुप, जो पेरेंट्स जिनके बच्चों को पहले ये कैंसर हो चुका है, ऐसे पेरेंट्स, और जो साइकोलॉजिस्ट जो बच्चों को हौसला, बच्चों और पेरेंट्स को हौसला दे, ऐसे ऐसे टीम में रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी तो पैर बचाने के बहुत सारे ऑप्शंस हैं अपने पास, तो ये ऑप्शंस बेस्ट यूटिलाइज करने के लिए अर्ली डायग्नोसिस, जल्द से जल्द डायग्नोसिस होना ये बहुत ज़रूरी है। और एक बार ट्रीटमेंट कंप्लीट होता है तो लॉन्ग टर्म, बहुत सालों के लिए फॉलोअप करना, ताकि उनकी ये दूसरी ज़िंदगी अच्छे से अच्छी हो और पूरी तरह से वो जी पाए, इसके लिए बहुत ज़रूरी है। जैसे बोला जाता है कि ये बच्चे पार्क में नहीं, हमारे हॉलवेज में साइकिल चलाते हैं। इनको जो 6 महीने 8 महीने जब इनको कुछ पता नहीं, मतलब स्कूल नहीं जाते हैं, इनको उनके कीमो के नाम बराबर से पता रहते हैं। उनकी जो नई फैमिली रहती है, ये कोई फंक्शन में नहीं जा पाते हैं ट्रीटमेंट के दौरान, तो नर्सेस और डॉक्टर ही इनकी फैमिली रहती है। एक बार आप एक बच्चे को कैंसर का फाइट करते हुए देखो, आपकी लाइफ पूरी तरह से बदल जाएगी। या मीटिंग इज, या थैंक यू। एनी क्वेश्चंस? कमेंट्स में काफ़ी सारे क्वेश्चंस आए हैं।
तो मैं क्वेश्चंस का आंसर देती हूँ अभी, जैसे जैसे ये चल रहा है वैसे। सो क्वेश्चन नंबर 1 है कि सर्जरी और कीमोथेरेपी क्या बेस्ट ट्रीटमेंट है। तो ये एक ध्यान रखना है कि ये जो दोनों बोन कैंसर्स है जो बच्चों में कॉमन है, तो ये दोनों जो बोन कैंसर्स है उनमें सर्जरी और कीमोथेरेपी दोनों बहुत ज़रूरी है। सो सिर्फ सर्जरी से ट्रीटमेंट नहीं हो सकता है या सिर्फ कीमोथेरेपी से ट्रीटमेंट नहीं हो सकता है, दोनों सर्जरी और कीमोथेरेपी करना बहुत ज़रूरी है। सो दोनों का कॉम्बिनेशन में करना ये बहुत ज़रूरी है। जैसे मैंने बोला, कीमोथेरेपी से जो हड्डी का कैंसर है वो छोटा हो जाता है और वो चीज़ से कैंसर क्योर करने में मदद हो जाती है, सर्जरी में मदद हो जाती है, पैर अपना जो रहता है वो बचाने में मदद होती है। दूसरा है, इस बोन ट्यूमर क्योरेबल। तो बोन ट्यूमर क्योरेबल है, जितना जल्दी डायग्नोसिस हो उतनी रिकवरी के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो ऑस्टियोसार्कोमा पकड़ा जाए तो उसका पूरी तरह से ठीक होने का चांस 70 से 80% है। ठीक है, और इविंग सार्कोमा है जो अगर एक ही जगह पे रहे उसका भी 70 से 80% चांस है। जैसा वो जितना ज़्यादा फैला रहता है उतना उसका चांस क्योर होने में डिफ़िकल्ट होता है, पर फिर भी बोन ट्यूमर इज क्योरेबल। नेक्स्ट है कि व्हाट टाइप ऑफ कैंसर्स अराइज इन द बोन। तो ये दीपिका हेगड़े ने पूछा है। तो ये जो बच्चों के जो बोन कैंसर्स है, ये सबसे कॉमन जो रहता है ये ये रहता है, क्या बोलते हैं, ऑस्टियोसार्कोमा और इविंग सार्कोमा। और तो ये जो अपने ट्यूमर्स हैं ये भी क्योरेबल है। प्लीज़ लाइव ऑन मेड्यूलोब्लास्टोमा। ये कभी दूसरा सेशन लिया जाएगा जिसमें मेड्यूलोब्लास्टोमा जो ब्रेन का कैंसर है इस पे बताया जा सकता है। हीना शेख, शदान की मासी, थैंक यू। और रेशमा सिस्टर, गुड आफ्टरनून। और कोई क्वेश्चंस है? तो ये हम सेशन ख़त्म करते हैं। ओके, या थैंक यू।